नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास बुलेटिन देश दुनिया में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों का। देश दुनिया में कहर बरपा रहे कोरोना वायरस संक्रमण की उत्पत्ति चीन के वुहान शहर में हुई थी, ये माना जा रहा है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया समेत तमाम देश चीन पर यह आरोप लगा चुके हैं। भारत का पड़ोसी देश होने के कारण यहाँ भी विशेषज्ञों को आशंका है कि भारत में भी इस वायरस के आने का स्रोत कहीं ना कहीं चीन ही है। लेकिन अब एक नए शोध में दावा किया गया है कि यह जानलेवा वायरस चीन से नहीं आया, यह अन्य कुछ देशों से भारत आया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के शोधकर्ताओं ने इस जानलेवा वायरस के भारत आने को लेकर शोध किया है। उनका मानना है कि यह वायरस भारत में यूरोपीय संघ के देशों, खाड़ी देशों, दक्षिण एशियाई देशों और ओशनिया देशों से आया है। चीन के प्रभाव में आकर अलग रास्ते पर निकले नेपाल के कदम अब लौटते दिख रहे हैं। नए नक्शे में भारत के इलाकों पर अपना अधिकार जताने के बाद अब वह बातचीत की मेज पर आने लगा है। नेपाली विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्वावली ने कहा कि हम सीमा विवाद को लेकर भारत के साथ बातचीत करने के इच्छुक हैं। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बता दें कि इससे पहले भी नेपाल कई बार बातचीत के लिए पेशकश कर चुका है। वहीं भारत ने दो टूक कहा है कि बातचीत के लिए नेपाल को विश्वास और भरोसे का माहौल तैयार करना होगा। नेपाली सरकार ने इससे पहले भी एक डिप्लोमेटिक नोट जारी कर कहा था कि दोनों देशों के विदेश सचिव आमने सामने या वर्चुअल मीटिंग में कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा के मसले पर बात कर सकते हैं। जबकि पिछले महीने भारत ने कहा था कि कोरोना महामारी से निपटने के बाद विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और नेपाली समकक्ष शंकर दास बैरागी इस मामले पर बात करेंगे। यूनाइटेड अरब अमीरात अगले महीने मानव रहित यान को मंगल पर भेजेगा। यह अरब जगत का पहला अंतरिक्ष मिशन होगा। 14 जुलाई को तनेगाशिमा के जापानी द्वीप से इस मिशन की शुरुआत की जाएगी। मिशन के प्रोजेक्ट मैनेजर उमरान शराफ ने कहा, यह मिशन केवल यूएई नहीं बल्कि संपूर्ण अरब जगत के लिए महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र कठिन समय से गुजर रहा है और हमें अच्छी खबर की जरूरत है। हम चाहते हैं कि हमारे युवा बाहर जाने के बजाय घर में ही संभावना देखना शुरू करें। डेटा एकत्र करने के लिए मिशन मंगल पर 1 साल तक रहेगा। इस प्रोजेक्ट पर यूएई 2014 से काम कर रहा है। शराफ के मुताबिक इस मिशन में कुछ भी आसान नहीं रहा। पहले दिन से ही समय सीमा चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। इसके अलावा बजट की राह में भी कई चुनौतियां हैं। उत्तर कोरिया ने मंगलवार को दक्षिण कोरिया से सभी तरह का संपर्क बंद करने का फैसला किया है। उत्तर कोरिया ने कहा कि हम दक्षिण कोरिया से जुड़ी हॉटलाइन समेत सभी कम्युनिकेशन लाइनें बंद कर रहे हैं। वो अब हमारा दुश्मन देश है। दक्षिण कोरिया हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने वालों को नहीं रोक पाया। खास बात यह है कि दक्षिण कोरिया ने इस मामले पर बातचीत के लिए उत्तर कोरियाई अफसरों को फोन भी किया, लेकिन वहां किसी ने फोन ही रिसीव नहीं किया। दक्षिण कोरिया ने कहा कि मंगलवार को उत्तर कोरिया से फोन पर संपर्क की कोशिश की गई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उत्तर कोरिया ने मिलिट्री हॉटलाइंस पर की गई कॉल्स का भी जवाब नहीं दिया। उत्तर कोरिया ने कहा, अब हम दक्षिण कोरिया को अपना दुश्मन देश ही मानेंगे, उसी हिसाब से अब बर्ताव किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से छत्तीसगढ़ में निजी क्षेत्र की पहली फ्रोजन फूड इकाई गोल्ड का शुभारंभ किया है। यह इकाई रायपुर के उर्ला क्षेत्र के बोरझरा में स्थित है। गोयल ग्रुप की ओर से प्रारंभ की गई इस इकाई में शाकाहारी फूड प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि कोरोना काल में जब लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, कई लोगों का रोजगार छूट रहा है, इस माहौल में प्रदेश में एक नई फैक्ट्री शुरू हुई है जिसमें स्थानीय लोगों को रोजगार मिला है। बघेल ने इस अवसर पर गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन सुरेश गोयल सहित ग्रुप से जुड़े सभी लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब इस फैक्ट्री के उत्पादों का छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ के बाहर देश विदेश के लोग उपयोग करेंगे तो उन्हें छत्तीसगढ़ की माटी की सौंधी महक का एहसास होने लगेगा।
वहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमितों का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है। इसी को लेकर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि आजादी के समय से ही सरकारें कोई भी रही हों, जिस प्रकार से स्वास्थ्य की योजनाओं पर पैसे खर्च करने थे वह नहीं कर पाए, जिसके कारण छत्तीसगढ़ प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं है, जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। अभी हम छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री माननीय टीएस सिंहदेव जी के पास आए हुए हैं। जानते हैं छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य व्यवस्था किस प्रकार से, क्योंकि जैसे जैसे कोरोना महामारी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर शासन प्रशासन किस प्रकार से आगे की रणनीति बना रही है। आइए ज़्यादा जानकारी के लिए बाबा साहब से बात करते हैं। एनबी न्यूज़ बाबा साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। किस प्रकार से कोरोना को लेकर रणनीति बनाई गई है? इसमें परिस्थिति का आकलन करके और स्थिति सामने आए उसके पहले तैयार होने की हम लोग कोशिश करते रहे हैं। और जब एक भी केस नहीं था तभी से तैयारी जनवरी महीने से ही चालू हो गई थी कि बाहर से विदेश से जो लोग आएंगे उनके साथ कोरोना आएगा, क्योंकि देश में हमारे कोरोना नहीं है, न छत्तीसगढ़ में हमारा कोरोना है। तो बाहर से लोग लेके आएंगे तो उनको हमको चिन्हांकित करना है और उनको टेस्ट करना है, उनकी निगरानी करनी है, उनकी देखभाल के साथ साथ, ताकि वो फैले ना। कोरोना की पूरी जो व्यवस्था है वो उसके फैलने की है, उसको जितना आप सीमित कर सकिएगा उतना उसका फैलाव कम हो सकता है। न केवल वनांचल में, पूरे छत्तीसगढ़ में और पूरे देश में स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं बहुत अपर्याप्त है। और इसका कारण ये है कि आज़ादी के बाद से जो भी सरकारें आई वो उतना पैसा स्वास्थ्य के क्षेत्र में नहीं लगा पाई जितना उसकी आवश्यकता थी। ये माना जाता है कि जीडीपी का कम से कम 3% लगना चाहिए। आज केंद्र सरकार 3% के स्थान पे करीब 1 या 1.25% जीडीपी की राशि स्वास्थ्य में लगा रही है। तो अगर आप पैसा नहीं उसमें लगाएंगे तो व्यवस्था नहीं बन सकती। मुझे तो यही मिली थी कि वो जो लड़का था वो पहले बलरामपुर के सेंटर में रखा गया था और वहाँ पर संख्या कम थी, 2 ही लोग थे। वो बाहर आके क्वारंटीन सेंटर के और फोटो लेके कि नहीं यहाँ व्यवस्था ठीक नहीं है, हमको घर जाने दो, कोई ऐसी बात रही होगी। व्यवस्था के तहत जिन कारणों से भी फिर राजपुर उनको शिफ्ट किया गया था, तो वहाँ फिर उन्होंने ऐसी शिकायत की कि कुछ मारपीट हुई या कुछ हुआ। पहला, मारपीट हुई क्या ये भी जांच का विषय है, और दूसरा जनप्रतिनिधियों को पहल अपने पक्ष के लोगों का या आम जनों के लिए पहल करने की बात जरूर सामने आती है। साथ ही अनुभव और परिपक्वता के साथ एक संयम का भी व्यवहार करना। जितने बड़े पद में जितने ज़्यादा आपका अनुभव है उतना संयम भी रखना मेरे ख्याल से जरूरी होता है। एक तंत्र है जो बहुत दबाव में अभी काम कर रहा है, उसके लिए सबका सहयोग चाहिए। जी धन्यवाद। ये थे हमारे छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री। अंबिकापुर से हमारे सहयोगी रवि मिश्रा के साथ अविनाश चंद की न्यूज। वहीं मध्य प्रदेश के बैतूल में पुलिस सरकार की गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्ती बरत रही है। पुलिस ने कई दुकानदारों पर कार्रवाई की जिन्होंने अपनी दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा। पुलिस ने ऐसे दुकानदारों के चालान काटे जिन्होंने ग्राहकों की भारी भीड़ लगा रखी थी। वहीं सार्वजनिक स्थलों पर बिना मास्क के घूमने वाले लोगों के भी चालान आज काटे गए। देखिए, आज से जो बैतूल शहर में ये कार्रवाई शुरू की गई है, जिसके तहत मास्क न पहनना, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करना और इसके अलावा दुकान के अंदर अनुमत क्षमता से अधिक ग्राहकों का होना, ये 3 जो है क्राइटेरिया रखे गए हैं। इसमें अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पे बिना मास्क लगाए घूमता हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध 100 रुपये की जो है वो पेनल्टी का प्रावधान है, ऑन स्पॉट पेनल्टी का। इसी तरह से कोई व्यक्ति जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं सार्वजनिक स्थल पे तो उस पर 500 रुपये का जुर्माने का प्रावधान है। इसी तरह से अगर कोई दुकानदार
दुकान के अंदर दुकानदार या उसके जो काम करने वाले व्यक्ति है वो मास्क नहीं लगाते हैं या सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं होता है वहाँ पे, या अनुमत क्षमता से अधिक ग्राहक वहाँ पाए जाते हैं, तो उसके विरुद्ध 1,000 रुपये से लगा के 5,000 रुपये तक की जो है स्पॉट फाइन का प्रावधान किया गया है। और उसी के तहत कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार आज बैतूल के कोठी बाजार क्षेत्र में कार्रवाई की गई। मध्य प्रदेश के बालाघाट में पुलिस ने अवैध रेत खनन के मामले में बड़ी कार्रवाई की। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आमाटोला ददिया गांव से गुजरने वाली सर्राटी नदी में रेत का अवैध खनन किया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 4 ट्रैक्टरों को जब्त कर उनके चालकों को गिरफ्तार कर लिया और सभी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कुछ दिनों से शिकायत प्राप्त हो रही थी कि अवैध रेत का उत्खनन हो रहा है, जिस पर आज आमाटोला नदी में मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर स्टाफ को भिजाया गया, जहां 4 ट्रैक्टर मिले, जिसमें से 3 ट्रैक्टरों ने पुलिस को देखकर वहीं पर रेत को खाली कर दिया और 1 ट्रैक्टर भरा हुआ मिला। ऐसे कुल 4 ट्रैक्टरों को जब्त कर उन पर चोरी का प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को न्यायालय ले जाया गया। सर, ऐसी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी लालबरा पुलिस के द्वारा? हाँ, पुलिस के द्वारा जो है समय समय पर यह कार्रवाई की जा रही और इसमें राजस्व विभाग और माइनिंग विभाग का भी सहयोग लिया जा रहा है। लॉकडाउन खोलने को लेकर राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा है कि राजस्थान समेत कई राज्यों ने लॉकडाउन को खोला है। अब आने वाला समय बहुत ही कठिनाई का समय है। सहित कई राज्यों ने, शहरों ने लॉकडाउन को खोला है और बाज़ारों में, होटलों में, रेस्टोरेंट में छूट दी गई है। लेकिन मैं मानता हूं कि आने वाला समय जिम्मेदारी का समय है लोगों के लिए। अब तक सरकारें और अधिकारी प्रोटोकॉल इशू करते थे और नए नए मापदंड तय किए गए थे। अब जब छूट हो रही है, संक्रमण बढ़ रहा है, इसलिए अब दायित्व जनता का है, नागरिकों का है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है, जो सेफ्टी के प्रिकॉशंस हैं, वो हम लोग लें। इसलिए जो पब्लिक स्पेसेस खुल रहे हैं, खुलने का मतलब ये नहीं है कि हम सब लोग इसको छूट मानें, क्योंकि संक्रमण फैल रहा है, इलाज वैक्सीन मिली नहीं है। इसलिए देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत एहतियात बरतनी पड़ेगी। आने वाले चंद हफ्तों में हम लोगों को अगर मुकाबला करना है तो संक्रमण के फैलाव को रोकना पड़ेगा। उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि प्रिकॉशन लें, दूरी मेंटेन करें और जो मास्क और सैनिटाइजेशन की बात है उसको लगातार करते रहें। अब जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, हम लोगों ने पिछले जितने लॉकडाउन हुए उसमें लगातार सरकार के साथ साथ संगठन ने काम किया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। इसी बीच दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक के बाद कांग्रेस नेता अनिल चौधरी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। काफ़ी विस्तार से बात हुई और हमने अपनी बातें रखी। 6-7 बिंदुओं पर मैंने अपनी बात रखी। खासतौर से संक्रमण की जो जांच है उसको लेकर के जो सरकार का रवैया है, तो जाने क्यों उन्होंने संख्या घटा दी। तो हमने ये सवाल पूछा कि सर, पूरा विश्व ये कहता है कि टेस्ट करिए, हाँ, आप उनको ट्रेस करिए और जांच करिए, यानी कि मरीज को, और उसके ऊपर पूरा विश्व काम कर रहा है। लेकिन दिल्ली में हो क्या रहा है? टेस्ट नहीं करेंगे, ट्रेस नहीं करेंगे, इलाज प्रदान नहीं करेंगे। तो स्वाभाविक है आंकड़े अपने आप विस्फोटक रूप लेंगे और आज वो विस्फोटक स्थिति बन गई है। ये केजरीवाल साहब के सामने हम इन बातों को रखना चाहते थे, वो नहीं आए, उनका मंत्री नहीं आया। हमने एलजी साहब को कहा, हमने ये भी कहा कि सर न्यूजीलैंड हो या न्यूयॉर्क हो या अन्य देश हो, वो इसी थ्योरी पे काम कर रहे हैं, पूरा वर्ल्ड मान चुका है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब ये नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? सवाल केजरीवाल साहब बताएं। हमने कहा कि सर टेस्ट बढ़ाइए, टेस्ट की संख्या बहुत कम है, जब तक टेस्ट नहीं होंगे हम उनको ट्रेस नहीं कर पाएंगे मरीजों को, तो आप इलाज प्रदान नहीं कर सकते। और इसका नुकसान ये होगा कि एक दिन दिल्ली पूरी और विस्फोटक हो जाएगी। जगह जगह जो हम चाइना का हाल देखते थे वो हाल दिल्ली के अंदर होने लगा है। साहब, ये मैं कहना चाहता था। हिमाचल के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने सोलन में प्रेस वार्ता कर सोलन के विधायक धनीराम शांडिल पर तीखे प्रहार किए और उनकी प्रेस वार्ता का जवाब प्रेस वार्ता से ही दिया, जिसमें विधायक द्वारा हिमाचल के सीएम का इस्तीफा मांगा गया था। मंत्री राजीव सैजल ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कोरोना काल में प्रदेश की जनता के बीच में रहे, जिनके कुशल नेतृत्व में हिमाचल में कोरोना संक्रमण अपने पैर नहीं पसार सका,
उस पर विपक्ष केवल घर बैठकर उनके कार्यों पर नकारात्मक टिप्पणियां करता रहा है। ये सामान्य मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व का कमाल है कि हमारा प्रदेश इस रोग की तीव्रता से बचा रहा है। मुझे हंसी आती है कांग्रेस के नेताओं के ऊपर। ये कोरोना के कारण से जो संकट पूरे देश में खड़ा हो गया, प्रदेश में खड़ा हो गया, इस संकट के काल में वो कहीं खड़े नजर नहीं आए। और जैसे ही अनलॉक होता है तो कुछ नेतागण जो हैं वो प्रकट हो जाते हैं और वो सामान्य मुख्यमंत्री जी से इस्तीफा मांगना शुरू कर देते हैं। उस व्यक्ति से इस्तीफा मांगना शुरू कर देते हैं जो इस आपदा की घड़ी में रोज रोज जिन्होंने लोगों के दुख को जानने का और जानने के बाद उसके निराकरण का जिन्होंने प्रयास किया, लोगों के साथ जो मुख्यमंत्री कंधे से कंधा मिला करके खड़ा रहा, ऐसे व्यक्ति का जो है वो इस्तीफा मांगते हैं। हमारे यहाँ से पूर्व मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल जी, उन्होंने भी यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सामान्य मुख्यमंत्री जी का इस्तीफा मांगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि भाई ये 72 दिन तक आप थे कहाँ? कौन सी कंदरा में आप छुपे हुए थे? कौन सी गुफा में आप प्रवेश कर गए थे? हाँ, एक बार आपको हमने बाजा बजाते जरूर देखा, लेकिन लोगों की चिंता आपने जो है वो नहीं की। तो आपको कोई अधिकार नहीं है इस प्रकार से अनैतिक बातें करने का। प्रदेश की सरकार ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में इस संकट की घड़ी में प्रदेश के लोगों के साथ खड़ी रही है। लोगों की सुविधा और लोगों को कोई कष्ट ना हो, इसके लिए हमारी सरकार जो है वो रोज रोज प्रयास करती रही है। और ये हर्ष का विषय है कि कोई एक भी शख्स, एक भी व्यक्ति आज प्रदेश के अंदर ऐसा नहीं मिलेगा जिसको जो है कोई बहुत बड़ी समस्या जो है इस आपदा काल में हो गई। उपराज्यपाल अनिल बैजल की ओर से दिल्ली के अस्पताल सिर्फ दिल्ली वालों के लिए फैसले को बदलने पर आप नेता संजय सिंह ने कहा, दिल्ली वालों का जीवन सुरक्षित रह सके इसके लिए ये फैसला लिया गया था। खट्टर सरकार और योगी सरकार के दबाव में फैसला बदल गया क्योंकि उनकी स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल फेल हैं। देखिए, दिल्ली के निर्वाचित मुख्यमंत्री ने दिल्ली में रहने वाले यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, इन सारे लोगों के हित में एक निर्णय लिया कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल सबके लिए, दिल्ली राज्य के हॉस्पिटल दिल्ली वालों के लिए सुरक्षित रहेंगे। और उस डिसीजन को लेने के पीछे 7.5 लाख लोगों की राय थी, जिसमें से 90% लोगों की वही राय थी जो निर्णय लिया गया। उस डिसीजन के पीछे डॉक्टर महेश वर्मा कमेटी की रिपोर्ट थी, जिसने कहा कि आने वाले दिनों में ज्यादा बेड की जरूरत पड़ेगी। जब एलजी महोदय से मैंने पूछा मीटिंग में कि ये क्या कोई सर्वे, कोई इंतजाम है आपके पास, कोई इसकी जानकारी है, कैसे आपने ये निर्णय लिया, कैसे आने वाले दिनों में ये बेड की जरूरत पड़ेगी तो इसको पूरा कैसे करेंगे, उनके पास कोई जवाब नहीं था। इसका मतलब साफ तौर पे खट्टर और योगी की सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। उनकी स्वास्थ्य सेवाएं ध्वस्त हो चुकी हैं। नोएडा में, गाजियाबाद में, गुड़गांव में केसेस बढ़ रहे हैं और उनके दबाव में भारतीय जनता पार्टी ने यह फैसला करवाया है एलजी महोदय से, क्योंकि उनके पास कोई जानकारी नहीं थी। एलजी महोदय से यह फैसला करवाया, भाजपा ने फैसला करवाया है और दिल्ली की जनता का जीवन संकट में डालने का काम किया। मध्य प्रदेश में 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। पहली पारी में केमिस्ट्री का पेपर हुआ। परीक्षा केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए कई विशेष इंतजाम किए गए। एमपी बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 9 जून से 16 जून तक होनी है। इसमें प्रदेश भर से करीब 8.5 लाख परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों को मास्क लगाना अनिवार्य है। परीक्षा केंद्र पर एंट्री से पहले थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। सर्दी, खांसी, बुखार वाले परीक्षार्थियों के लिए अलग से आइसोलेशन रूम बनाए गए हैं। छात्र के परिवार में कोरोना होने पर परीक्षार्थी परीक्षा नहीं दे सकेंगे। छात्रों को परीक्षा केंद्र पर 1 घंटे पहले पहुंचना होगा। एमपी बोर्ड ने फैसला लिया है कि जिन छात्रों के परिवार के सदस्य को कोरोना है या फिर परिवार का सदस्य क्वारंटीन है तो ऐसे परीक्षार्थियों की परीक्षा अलग से होगी। वहीं अगर कोई छात्र मुख्य जिले से दूसरे जिले में फंसा है और परीक्षा केंद्र बदलवाने के लिए छात्र ने ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है तो ऐसे छात्रों के लिए लिखित आवेदन पर छात्र को परीक्षा में शामिल करने के बोर्ड ने निर्देश दिए हैं ताकि स्टूडेंट्स परीक्षा से वंचित ना रहें।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसंवाद वर्चुअल रैली के जरिए पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ताओं और लोगों को संबोधित किया। इसी को लेकर बीजेपी नेता बाबुल सुप्रियो ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। है जो नड्डा जी ने बार बार, अमित शाह जी ने भी कहा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने की एक आइडिया थी और उसको जिस सुचारू रूप से बंगाल बीजेपी और दिल्ली बीजेपी और सर्वभारतीय बीजेपी जिस तरीके से उसे साकार किया और जितने लोगों तक हम पहुंच पाए इन सारी बातों को लेके, ये बीजेपी का एक क्रेडिबिलिटी भी को इस्टेब्लिश करता है कि अपने रिपोर्ट कार्ड को लोगों तक पहुंचाने की जो एक मंशा है, जो एक अच्छी नीयत और नीति है, ये भी कितना साफ है। कई दिनों से छत्तीसगढ़ समेत पूरे राज्य की मस्जिदें बंद थी। वहां पर कोई भी नमाज नहीं पढ़ी जा रही थी, लेकिन अब सरकार ने राहत देते हुए मस्जिदों को खोल दिया है। इसके साथ कई तरह की पाबंदी हालांकि लगाई गई है। मास्क पहन के जाना जरूरी है, मस्जिद में जरूरी नमाज ही पढ़ेंगे, बाकी नमाज घर पर पढ़ेंगे। एडवाइजरी जारी करते हुए छत्तीसगढ़ के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलाम रिजवी ने बताया कि कोरोना महामारी से निपटते हुए हमें अपनी इबादत करनी है, इसलिए सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है। केंद्र सरकार का अनलॉक 1 शुरू हो चुका है, जिसमें 8 जून से धार्मिक स्थलों को खोला जा रहा है। मस्जिद, मज़ार और कब्रिस्तान को भी इसमें खोलने के आदेश हैं। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड अपने अलग एडवाइजरी जारी कर रहा है, जिसमें मस्जिदों में जो फ़र्ज की नमाजें वही पढ़ी जाएगी, बाकी नमाजें लोगों को अपने घर से पढ़ के आनी होगी, सुन्नत और नफिल। इसी तरीके से वज़ू भी अपने घर से उनको बना के आना होगा। मस्जिदों में जो जानिमाज और जो गालीचे बिछाए जाते हैं वो हटाना होगा। फर्श में नमाज पढ़ी जाएगी और हर नमाज के बाद में फर्श को साफ किया जाएगा। ये एक दो चीज बताएंगे, फर्ज और सुन्नत की नमाज क्या होती है, और दूसरा बच्चों और बूढ़ों के संबंध में क्या गाइडलाइन है? फर्ज की नमाज जो है वो जमात से पढ़ी जाती है, इसलिए उसका मस्जिद में पढ़ा जाना जरूरी है। तो वो फर्ज की ही नमाज होगी। जैसे जोहर में 4 रकात होती है और फर्ज में 2 रकात होती है। ये नमाज बमुश्किल 4 से 5 मिनट की होती है। यही नमाजें मस्जिद में पढ़ी जाएगी। बाकी की सारी नमाजें नफिल और सुन्नत जो है वो घर में पढ़नी है। और इसमें एहतियात इस बात का भी रखना है कि 10 साल से छोटे बच्चे और 65 साल से बड़े बुजुर्ग वो मस्जिद में ना आए, क्योंकि कोरोना वायरस छोटे बच्चों में और बुजुर्गों में जल्दी फैलता है। इसलिए ये अपनी अपील की गई है कि ये छोटे बच्चे और 65 साल के बच्चे। और इसी के साथ देश दुनिया में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।